आप सबको कहा क्या कि गिनिए जरा कितना होता है। तो गिनते रहिए और सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए। और सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। तो मालिक तो बोलते हैं नौकरी पे रखेंगे नहीं, आत्मनिर्भर होंगे कैसे? इसलिए ना कि मालिक नहीं होंगे, आप खुद ही मालिक होंगे। हम ऐसा क्या? ऐसा है साहब, मालिक नहीं होंगे दुनिया में, ऐसा कहने का मतलब है। ये अपने कुलश्रेष्ठ महाराज भी आए। सर नमस्कार। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं गीतांजलि आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और ये क्लास अब आपके हैंड ओवर है। अब देखिए, आप सबको मेरा प्रणाम। और कुछ लोगों से रोज बात हो ही रही है, कुछ लोगों से नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग याद जरूर आ रहे हैं। नहीं तो गाए बगाए सड़क पर मिल ही जाते थे, कहीं ना कोई मिल ही रहा। पिछले 2 महीने से कोई नहीं मिल रहा, अलबत्ता उनकी शक्लें याद आ रही है। और ये जरूर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने क्यों अपनी दाढ़ियां बढ़ाई हैं, क्यों बाल बढ़ाए हैं। इतने कोई कष्ट नहीं अभी हुआ है। या तो हम सब ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, कृपया ये ना करें। दाढ़ी मत बढ़ाइए, बाल मत बढ़ाइए, क्योंकि नहीं तो हमारी वो शुतुरमुर्ग वाली स्थिति हो रही कि हम जैसे शुतुरमुर्ग अपने पैर ऊपर करके सोता है कि ये मानकर चलता है कि आसमान न गिरे, मुझे ही से रोकना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें रोकना होगा, वो समय भी आएगा जब हम रोक ही लेंगे। देखिए, अब बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि लगातार हम बोल रहे हैं कि किस सब्जेक्ट पर बोलें, क्योंकि थिएटर इतना कंपोजिट एरिया है जहां बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कहूंगा, मैं अपने काम को 4-5 हिस्सों में बांटता हूं। एक तो वो समय जो जिसको मैं कहता हूँ 65 से लेकर 70 का मेरा जो पीरियड रहा है, जब मैं आप सब लोग इस लोगों की तरह मैं भी जवान था, और आप भी कुछ लोग पैदा हुए होंगे, कुछ नहीं पैदा होंगे। वो मेरा वो वाला समय था जब मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने, और हम लोग कश्मीर से जम्मू आए थे क्योंकि हमारे जो पिताजी थे उन्हें दिखता नहीं था। और बस किसी तरह, जैसे पहले जमाने में अगर लोग नौकरियां करते थे तो अगर कोई कष्ट में है तो दूसरे उनके साथ ही उनका काम कर देते थे उन दफ्तरों में, ताकि उनकी नौकरी बनी रहे। और एक व्यवहार था उस जमाने में, अब भी होगा। और हम जम्मू आए थे, और जम्मू में थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई करनी थी, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ मुझे अपना कुछ काम भी करना पड़ता था, ताकि मैं खुद की कुछ मदद कर सकूं और परिवार की कुछ मदद कर सकूं। जैसा हम सबके पास बचपन में कुछ ना कुछ शौक तो होते ही हैं सबके, और हमारे भी जाहिर है बच्चों जैसे कुछ शौक रहे होंगे। वो शायद पेंटिंग करना हो, ड्राइंग करना हो, या कश्मीर में जहाँ पैदा होता है उसके शौक भी वहाँ के ही होते हैं, उस इलाके को ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि वो कुदरत जो है वो आपको ऐसे शौक दे देती है जो उसी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा शौक था, क्योंकि हम नदी के किनारे रहते थे कश्मीर में, कि जाहिर है घरों में इतने नल नहीं थे, कि गलियों में दौड़ दौड़ कर जाना और नदी में कूदना, और इस बात का कंपटीशन होता था कौन जल्दी नदी पार करेगा। और वो नदी पार करने का मतलब ये होता था, उस नदी में कभी कभार इतना कचरा भी होता था कि वो कचरा दिखते ही आप डुबकी मार देते थे और एक खास मछली की तरह नीचे चले जाते, ताकि उस कचरे के दूसरी तरफ आप निकल सके। एक तो ये शौक था। दूसरा, जो कश्मीर खासकर श्रीनगर, वो पूरा शहर 2 नदी के किनारे बसा हुआ, जिस पर 7 पुल थे। इसीलिए हर मोहल्ला जो है पुलों के नाम से जाना जाता था। कोई अगर किसी से पूछता था कि आप कहाँ रहते हो,
वो कहता था फतेह कदल, कदल का मतलब पुल, अब्बा कदल, मैं फलाने पुल के, इन दो पुल के बीच में। अक्सर हम सब लोग बच्चे जो है, जो किश्तियां नदियों में चलती थी, सुनाई दे रहा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ बनी सर, हाँ बनी। अच्छा, जो किश्तियां चलती थी उन किश्तियों में हम किसी तरह हाथ रिक्वेस्ट करते थे किश्ती वाले से कि हमें उस पुल तक ले जाओ, जो और पुल तक ले जाता था, वहां हम नदी के उस पुल पर चढ़ जाते थे और वहां से फिर कूदते थे, उसी का कंपटीशन होता था कौन कितनी ऊंचे से कूदा। खैर ये आते, दूसरा एक अजीब, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ कि यही बाद में मेरे काम ये चीजें आई। इसी तरह जो खिलौने बनाना, जो आप सबने बनाए होंगे, कि कभी चूंकि जब कच्चा अखरोट होता है, कच्चे अखरोट के चारों ओर तीलियां उसमें गाड़ देना और फिर बीच में एक तीली डाल देना और उसको नदी की प्रवाह में रखना, वो जो उसकी तीलियां थी उसको पूरा घुमा देते थे, खास तरह की चक्री बन जाती थी। इसी तरह हर मौसम में एक खास अलग अलग तरह का खेल होता था। जितने मौसम बदलते थे उतने बच्चों के खेल भी बदलते थे। बर्फ गिरते ही हमारा खेल हो जाता था कि बहुत लंबी सफेद चादर पर दौड़ना और उस चादर पर बर्फ को एक गोला बनाकर उस गोले को फिर एक लपेटते लपेटते बड़ा गोला बनाना और उस गोले से एक आदमी बना देना, जिसको हम कहते थे भाई कोई मनुष्य बना दें। फिर अपनी कांगड़ी से कोयला निकालकर उसकी आंखें बना देते थे और आसपास में अगर कुछ मिल जाए तो उसे उसके बाल बना देते थे और आखिर में उसकी चारों तरफ घूमकर एक खेल रचते थे और फिर एक दूसरे पर बर्फ फेंकते थे। कहने का मकसद ये है कि हम सब ने इस तरह के खेल खेले होंगे और ये हमारे बचपन के ऐसे खेल हैं, और अगर आप उनको कभी डॉक्यूमेंट करें तो आप देखेंगे कि आपने हजारों लाखों खेल खेले होंगे, जो या तो उस मटेरियल के साथ जुड़े हैं, या आपके मौसम के साथ जुड़े हैं, या तो आपकी जो बैकग्राउंड है उसके साथ जुड़े हैं, या तो आपके उत्सव से जुड़े हैं। आप देख सकते हैं आजकल भी कि सारे खिलौने जितने पहले जमाने के थे वो किसी ना किसी उत्सव से जुड़े रहते थे। फिर साहब हमारा मौका आया, ये बचपन तो वहां बीता, फिर हम जम्मू आए। जम्मू में हमने, कश्मीर चूंकि बिल्कुल अलग था जम्मू से, तो जम्मू ने हमने कुछ और खेल सीखे। लेकिन तब तक हम एक छोटी उम्र होने के बावजूद भी एक तरह से अडल्ट हो चुके थे, क्योंकि हमें काम करना पड़ रहा था। और पहला काम जो मैंने किया वो था कि, जो अगर आपने देखा हो कि पहले जमाने में बोर्ड, टीन के बोर्ड होते थे जिसको साइन बोर्ड कहते थे, जो दुकानों पर लगे रहते थे, उन बोर्ड्स पर कुछ लिखना, दुकानदार का नाम लिखना, उसको साइन बोर्ड कहते थे। अब तो खैर वो नहीं है, अब तो चूंकि हर चीज प्रिंट होकर आती है। तो पहला काम जो आप करते थे जब भी आप किसी के यहाँ जाते थे कि भाई मुझे अपने आप यहाँ रखिए, तो पहली ट्रेनिंग वो जो उस्ताद जिसको हम कहते थे, दरअसल उस्ताद शब्द हमारे दिमाग में वहीं से आया। एक दुकान के यहाँ मैं नौकरी करने गया जो मुझे 25 पैसे रोज देता था, और पहला काम उसने ये मुझे कहा कि कैसे वो सोडा, कॉस्टिक सोडा लगाना है आपको उस पर, टीन की चादर पर, ताकि उसका पहला रंग उतर जाए। और उसके साथ साथ ही वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां साइन राइटिंग में। दूसरा सिलसिला ये शुरू हुआ कि वहां कुछ ऐसी जगह थी जम्मू में जहां ट्रक्स पेंट किए जाते थे, जहां ऑटोमोबाइल, बड़े बड़े जो हाईवेज पर ट्रक चलते हैं, वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आया कि मैंने कहा चलो वो देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक खास तरह की कसरत थी कि आप ट्रक पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसको भी वो 4 हिस्सों में पेंट करते थे। एक उसका अगला हिस्सा है, उसके लिए अलग पार्ट पेंटर होता था। एक उसके खिड़कियों का हिस्सा है जो साइड, राइट और लेफ्ट, वो अलग होता था। और उसके बाद जो उस पर लिखाई होती थी वो अलग होती थी। इसीलिए अगर आपने कभी गौर किया हो, पहले जमाने में जब भी आप किसी पेंटर की दुकान पर जाएंगे, वहां पेंटर वो लिखा जाता था पेंटर एंड आर्टिस्ट। तो हमें समझ नहीं आता था पेंटर और आर्टिस्ट क्या होता है, ये 2 अलग शब्द थे। वहां दुकानों में अगर आप याद करेंगे, संजय पीछे अगर लौटेंगे, वो लिखते थे पेंटर और आर्टिस्ट।
दरअसल उनका मतलब था, पेंटर वो था जो साइन राइटिंग करेगा, जो लिखेगा। आर्टिस्ट वो है जो उस पर तस्वीरें बनाएगा। जाहिर है कि मुझे अच्छा लगता था क्या कर आप वो पेंटिंग्स बनाना, तो मुझे लगा कि मैं ये वाला काम करूंगा कि जो दरवाजों पर खासकर फूल पत्तियां बनाना, या उसके ऊपर एक खास तरह के लैंडस्केप्स बनते थे। और अगर आप देखेंगे कि ये लैंडस्केप के पीछे भी एक कथा होती थी, कि वो ड्राइवर जो है जिसकी वो गाड़ी होती थी, वो आपको बताता था मुझे किस तरह का लैंडस्केप चाहिए और इस लैंडस्केप पर मैं क्या होना चाहिए। दरअसल ये ड्राइवर जिन जिन हाईवेज पर जाते थे, वो हाईवे उनको एक कथा बताता था, वो उस हाईवे को याद करते थे। एक 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 जो है मेमोरी का एक जो मेमोरी लेन उनकी है वो विकसित हो जाती थी। तो अक्सर ये ड्राइवर आपको कहता था कि साहब मुझे एक ऐसी सड़क चाहिए और उस पर एक पुल होना चाहिए और उस पुल की तरफ से एक जानवर निकलना चाहिए, फिर ऐसा पेड़ होना चाहिए। दरअसल वो उसका इमेजिनेशन नहीं होता था, वो दरअसल उसकी ट्रैवलिंग होती थी जो उसने की होती थी। और उस ट्रैवलिंग के दौरान जो जो भी उसके दिमाग में दिमाग में क्या कहते हैं, मस्तिष्क में रह जाता था, वही कथा हमें पेंट करनी होती थी, जबकि लोगों को लगता था कि हमने कोई खराब सी सीनरी बना दी। खैर इस तरह की बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं, ये तो खैर एक लंबा सब्जेक्ट है। उसी दौरान मैंने एक जगह और नौकरी शुरू की, उससे उन दिनों वहाँ खासकर जम्मू में ठेकेदार होते थे जो जंगलों का ठेका लेते थे, और ये जंगलों का ठेके लेने वाले लोग फॉरेस्ट लेसेस कहलाए जाते थे, जो जंगलों में लकड़ी काट कर उसके जो आपने देखे हो, अब तो रेलवे में जो नीचे पटरियों पर जो सीमेंट के वो लॉग्स बिछते हैं, पहले अब तो सीमेंट के बन जाते हैं, पहले ये जो है लकड़ी के लॉग होते थे, पटरी बिछती थी। और ये लॉग कहाँ से आते थे? लॉग जो है हिमाचल, जम्मू कश्मीर और इन जगहों से आते थे, और इन लॉगों की वजह से ही आधे फॉरेस्ट हमारे खाली हो गए। आधे फॉरेस्ट इसीलिए क्योंकि अंग्रेजों ने ये ठेके देने शुरू कर दिए थे अपने लोगों को, और उनको कहते थे कि आप इन जंगलों से ये पेड़ काटिए, उनके लॉग्स बनाइए, क्योंकि अंग्रेजों को अपना सामान ढोना होता था एक जगह से दूसरी जगह तक। वहां से फिर पहले जो उन्होंने रेलवे लाइनें डाली, वो उन इलाकों में डाली जहां से पूरी मालगाड़ी आपके समुद्र तक जा सके, जहां वो अपना सामान दूसरे अपने विदेशों में भेजे। तो हुआ ये कि मैंने भी एक फॉरेस्ट लेसेस के यहाँ नौकरी की, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 80 रुपया महीना दूंगा। मेरे लिए पता नहीं क्यों बचपन से ही हर चीज में एक्साइटमेंट रहती थी, ये करूंगा कुछ और हो जाएगा, ये करूंगा कुछ और हो जाएगा। तो साहब एक बार इन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे अपने जाना है जंगल में, वहां देखना है कि वहां कितनी लकड़ी कटी है, तुम भी साथ चलो। तो हम भी उनके साथ चल दिए, जैसे कि एक नौकर साथ चलता है। अब उसमें फर्क ये था कि उस नौकर में और मैं जो नौकर उनका था, कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता था, थोड़ा दिखने में भी ठीक ठाक था, और शायद थोड़ी सी समझदारी की बातें भी करता था शायद। तो जाहिर है कि मैं भी उनके साथ, उन्हें कहा पुंछ जाना, पुंछ एक जगह है जम्मू में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हम उनके साथ पुंछ चले गए। पुंछ में एक जगह थी थन्ना मंडी, थन्ना मंडी में रात को उन्होंने एक टेंट लगाया अपना, और उस टेंट में हम लोग सोए। तब तक एक गुजर था जो उनको हिसाब देता था कि साहब आपके आज जितने पेड़ कटे हैं, वो लोग अक्सर जो क्या होता था, पेड़ काट के उनके लॉग्स बनाकर ट्रकों के जरिए वो नीचे नहीं आ सकते थे, वो छोटी छोटी जो पहाड़ों की नदियां हैं उनमें डाल देते थे, वो तैरते तैरते नीचे आ जाती थी। और वो लॉग जो है सबसे ज्यादा कीमती हो जाता था। वो इसलिए कीमती हो जाता था, वो सीजनड हो जाता था, क्योंकि नदी से आएगा तो वो सीजन हो जाएगा, वो ज्यादा पक्की लकड़ी मानी जाती थी। इसीलिए लोग क्या करते थे, बजाय ट्रक लाते तो ट्रकों से थे, लेकिन जो ही मैदानी इलाके में वो लॉग पहुंचते थे उस पर भी मिट्टी लगाते थे। इसके लिए वो अलग लोगों को काम देते थे कि भाई इस पर जो है आप मिट्टी लेपिए, ताकि आगे चलकर जहाँ रेलवे में वो जाए
उनको कह दें कि ये भाई नदी के किनारे आया है। क्या कहने का मकसद ये है कि उन्हीं दिनों वो गुजर एक दिन आया और उससे कहा, हमारे जो ठेकेदार थे, कि भाई ऊपर कुछ लोग अंदर घुस आए हैं जंगल में। मीन्स की कुछ सिपाही, कुछ सोल्जर्स उस थन्ना मंडी के जंगलों में घुसे थे, जो कि बॉर्डर था। बीच में की 65 की वार शुरू हो गई थी। और खैर किसी तरह ये अपने ठेकेदार तो किसी तरह निकल गए। मैं पुंछ से लेकर अपने ट्रकों में, मैं कितना मैं 15-16 साल का रहा हूँ इन ट्रकों वकों में लद के मैं भी जम्मू पहुंच गया। और जम्मू पहुंचने से पहले एक जगह अखनूर आती है, जो यहाँ चिनाब नदी है। तो हमने देखा कि चिनाब की नदी पर जो पुल था, उसके दोनों तरफ जो तोप के गोले गिर रहे थे, लेकिन वो पुल पर नहीं गिर रहे थे, वो नदी में कभी पुल के उस तरफ गिरे, कभी इस तरफ गिरे। और जब वो रुक जाता था तभी वो लोगों को पुल पार करने देते थे। खैर वो उन लोग जगह भी खाली कर रहे थे, तो वहां से पूरे चूजी, वहां से पूरे लोग गांव खाली कर करके जम्मू आ रहे थे, क्योंकि युद्ध चल रहा था। और एक जगह जम्मू में जिसे मुट्ठी कैंप कहते थे। तो मेरा एक खास वाबस्ता इन चीजों से पड़ा, जहां आपने पहली बार युद्ध भी देखा, और वो युद्ध में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है, ये सब चीजें आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पर देखने को मिल रही। क्या इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी भी बैठकर आपस में शेयर कर सकते हैं। मैं ये क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे एक्सपीरियंसेस, कि यही एक्सपीरियंसेस मेरे बाद में काम आए जब मैं पूरी तौर पर अब थिएटर करने लगा और पूरी तौर पर थोड़ी बहुत पेंटिंग करने लगा। और जब भी मैं अपने नाटकों में या अपने काम में डिजाइन के बारे में सोचने लगा या अपने ब्लॉकिंग के बारे में सोचने लगा, तो मुझे पहली बार ये अंदाजा हुआ कि जब आप एक कॉन्शियस अवस्था में होते हैं, आपकी सब कॉन्शियस में आपका बचपन रहता है, जो चाइल्डहुड होता है। दरअसल वो जो सब कॉन्शियस वाली अवस्था है वो आपका रेस्क्यू हो जाता है, मतलब आपको रेस्क्यू का काम करती है। जब आप रुक जाते हैं, जब आप ठहर जाते हैं, जब आपका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है तब आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप पीछे लौटे। और वो पीछे लौटे क्योंकि वो सबकॉन्शियस में आपके कहीं वो क्या कहते हैं, आपका बचपन होता है, वो खेल होते हैं, वो सारी चीजें जब आपका दिमाग रुक गया है, वो आपके काम आते हैं, क्योंकि वो तब तक दूसरा रूप ले चुके होते हैं। और एज अ डिजाइनर आपके काम आने लगते हैं। बच्चों के खेल आपको एज अ ब्लॉकिंग में काम आने लगते हैं। वो सारा नेचर जो है आपका एक खास तरह की आपको क्षमता आप में पैदा करता है। देयरफॉर आप कहीं कुछ सीखते नहीं है, सीखते दरअसल आप अपने उस सबकॉन्शियस से ही है, उस जो आपका पास्ट होता है। अब दिक्कत इसमें कहाँ है कि अब जब हम पास्ट को देखते हैं, कभी कभार पास्ट को देखकर लोग दुखी होने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मेरा तो ऐसा था, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है। जाहिर है ऐसा सबके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस पास्ट को एक उस क्रिएटिव जर्नी की तरह देखो जो पीछे छूट गया है, लेकिन उसको जर्नी ये मानकर मत जर्नी करो कि उसको पास समझे आप। दरअसल पास जो है वो हर बार कभी प्रेजेंट आपका बन जाता है। इसीलिए जैसे कहते हैं कि आप जब दौड़ते हैं, अच्छी दौड़ के लिए जरूरी है आप 4 कदम पीछे हटे तब आप दौड़ लगाए। तो 4 कदम पीछे हटने का मतलब है कि आप फिर पीछे अपने पास की ओर लौट आते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहा। और उसके बाद खैर मैंने कोशिश की कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। और जैसे हेलो सर आवाज वीडियो रुक गया है बंसीदा। क्या करना अब? नहीं ठीक है अभी। हाँ आ गया बंसीदा। कि मैंने उन्हीं दिनों 3-4 जगह से देखा कि कुछ एड निकले हैं जहां स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
वो था ड्रामा स्कूल, बड़ौदा, और एक और इंस्टीट्यूट था कोई। तो हमने कहा चलो यहाँ क्यों, खुद तो जा नहीं पाएंगे, यहाँ अप्लाई किया जाए। उससे बीच में मैं कुछ थिएटर ग्रुप से भी मिला था जिनके साथ थिएटर करने लगा था। दरअसल मैं जितना पीछे जाऊंगा तो उतना समय लगेगा। लेकिन हुआ ये कि ड्रामा स्कूल में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तब हिम्मत नहीं हुई कि अगला इंटरव्यू दे दें, क्योंकि अगर अगला इंटरव्यू देंगे हो सकता है ये रह जाए। इसीलिए ये हुआ कि वो ना डूबते को तिनके का सहारा, यार ये मिल गया है, चलो अब कहा आगरे की सोचे। लेकिन जबकि मुझे लगता है मुझे सोचना चाहिए था तब, शायद मैं थिएटर में न होकर आर्किटेक्ट होता या पेंटर ही होता या कुछ और कर रहा होता। और जाहिर है जब मैं थिएटर में आया और ड्रामा स्कूल में आया, अब ड्रामा स्कूल की भी उस तरफ उन दिनों व्यवस्था बिल्कुल ही अलग थी। कि व्यवस्था ये थी कि भाई वहां शायद सुबह 8 से लेकर 1-1:30 बजे तक क्लासेस चलती थी, कुछ टीचर्स थे, उसके बाद सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ वो एक तरह से प्रोडक्शन हाउस हो जाता था। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक तरह से ड्रामा स्कूल था, मैं ये कहूंगा वो एक तरह से एक ऐसा थिएटर ग्रुप था जिसमें कभी कभार टीचिंग भी होती थी, जहाँ कुछ टीचर्स थे। और लेकिन उसमें भी चूंकि जब जिन इंस्टीट्यूट्स को प्रोडक्शन करनी है, तो जो भी प्रोडक्शन कर रहा हुआ, जो भी वहां डायरेक्टर है, उनके लिए वो सब लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो मूलतः एक्टर है। क्योंकि अंत में तो लग रहा था कि भाई एक्टरों के साथ ही तो मुझे प्रोडक्शन करना है, और एक्टर ही फिर एक खास तरह के माहौल में वहां रह जाते हैं। और हम जैसे लोग जो उस बैक स्टेज काम करने वाले थे, हम एक तरह से क्या कहें, आप एक कास्ट, जैसे आप किसी एक कास्ट हो जाते थे कि भाई ठीक है इनका काम तो बैक स्टेज रहना है, ये तो दिखेंगे नहीं। और वही बात तक हुआ कि ड्रामा स्कूल अंत में उनकी रेपर्टरी भी खुली, एनएसडी रेपर्टरी बनी, एनएसडी में एक एक्टरों का जमावड़ा हो गया, और जो बाकी लोग जो काम करने वाले थे उन्होंने स्कूल पास से निकलते ही वो रुके नहीं वहां। वो रुके नहीं वहां इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी वहां, कि दरअसल जरूरत थी अलकाजी साहब को एक्टरों की जिनके साथ वो प्रोडक्शन कर सके। जरूरत उनको उनकी थी कि जिनकी, और जाहिर है वो एक्टर को भी ये, वो सारे एक्टर जो कुछ प्रोडक्शन जब वहां हुई तो वो मानकर ये चलने लगे कि दरअसल सारी दुनिया का थिएटर वही कर रहे हैं, क्योंकि एक्टरों का एक्टर अक्सर मानते हैं, क्योंकि दरअसल दिखता वही है। ये वैसी वाली स्थिति है जिसे वही बाद में मैंने रिपीट होते हुए रंगमंडल में देखा, कि वहां जब लोग जो बैक स्टेज काम करने वाले थे, जो ज्यादा बैक स्टेज करते थे, उनकी जो अहमियत कुछ इस तरह हो जाती थी कि ठीक है ये तो सेट लगा ही देंगे, ये तो कॉस्ट्यूम बना ही देंगे, ये तो ट्रंक उठा ही देंगे, लेकिन मूल में तो दरअसल वो है जो दिख रहा है, वो जो परफॉर्मर है। तो एक तरह के दो तबके बन जाते हैं, एक जो करते हैं, जो दिखते हैं, और जाहिर है वो सबके चहेते भी हो जाते हैं, और जो दिखते नहीं है लेकिन पूरी व्यवस्था पीछे से चलाते हैं, वो एक अलग तबका हो जाता है। तो एक तरह से ये अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग उस वक्त ड्रामा स्कूल से निकले जो उस वाले तबके में फिट नहीं हुए, जिसको मैं परफॉर्मरों का तबका कहता हूँ, और वो एक अलग ही दुनिया में रहने लगे। उनको बाकी हर व्यक्ति, क्योंकि उनको रोजमर्रा जो तारीफ होती थी, उनको बाकी सब तो बहुत ही निम्न कोटि के लोग लगने लगते थे। तो इसीलिए वो शायद हमारी एक शुरुआत भी हो गई कि हम तो घुमक्कड़ी करें, और वो घुमक्कड़ी हमारे लिए फायदेमंद हुई, और हम अपना रास्ता चुनने लगे, हम शहर दरअसल घूमने लगे। और दरअसल जो कुछ भी हुआ हम सब लोगों के साथ, हम कहेंगे हम सब लोग कोई रेवोल्यूशन करने निकले थे। और अगर आज ये कोई कहे कि साहब मैं तो बहुत ही विचार करके निकला था, मैंने जो सोचा था मुझे ये करना है, मैंने जो सोचा था कि भाई मुझे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, जैसे कि आज होता है लोग तय कर लेते हैं। हम उस समय के लोग हैं जहाँ कभी कुछ तय नहीं होता था, कि तय करना मुश्किल भी था, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि कहाँ पहुंचना है, क्योंकि हमारी कोई ये तो है नहीं कि कोई तयशुदा जगह थी कि यहाँ पहुंच जाएंगे इसलिए निकल पड़े हैं। हमारी दरअसल वो वैसी स्थिति की जो भी सड़क मिल रही उसी सड़क पर चल दिए, कहीं रुक गए, फिर और आगे निकल गए, फिर आगे रुक गए। तो करते करते हमारे 10-12 साल इसी में गुजर गए, मेरे नहीं, मेरे साथ के और भी लोगों ने
उसके बाद सेकंड जनरेशन ने भी यही किया, फिर थर्ड जनरेशन ने भी यही किया, लेकिन हर एक की यात्रा का रूप अलग अलग रहा। हर आदमी अलग अलग तरह से यात्रा करने लगा। जाहिर है हमने जो यात्राएं की, ये जरूरी नहीं कि वहीं से अगले जनरेशन ने भी किया, उन्होंने उससे अगली यात्रा शुरू कर दी। तो ये वैसा ही वाला जो 800 मीटर रेस है, जहां एक रनर दौड़ता है, फिर अगले रनर को वो पकड़ा देता है, क्या कहते हैं उसको, ताकि वो उसकी दौड़ को आगे आगे कर सके। हाँ, रिले, रिले जिसको कहते हैं, वो रिले पकड़ाता है ना, और वो दौड़ चलती रहती है। दरअसल मुझे लगता है कि हिंदी थिएटर में रिले बहुत हुआ है। दूसरी जगहों का मुझे इसलिए नहीं मालूम, कि हिंदी थिएटर चूंकि इलाका बहुत बड़ा था, तो इसीलिए मैं इसको थिएटर कहता हूँ, रिले वाला थिएटर में से कहता हूँ। एक दौड़ा, 50 मीटर दौड़ने के बाद उसने अपना दूसरे को वो डंडा पकड़ाया या जो भी। ये दरअसल उस तरह का खेल है जहां आप रुमाल पीछे छोड़ जाते हैं किसी के, फिर अचानक उड़ जाते हैं। दरअसल हिंदी थिएटर का पूरा खेल ही ऐसा है कि मैं चलते चलते दौड़ा तो मैंने संजय के पीछे रुमाल छोड़ा, और संजय दौड़ता दौड़ता जो है कुलश्रेष्ठ के पीछे छोड़ा, कुलश्रेष्ठ दौड़ते दौड़ते जयंत के पीछे छोड़ा, जयंत दौड़ते दौड़ते किसी और के पीछे छोड़ा। जो एक तरह से ये, मैं कहूंगा कि ये यात्राओं का रिले और यात्राओं का खो खो है ये, जिस वजह से एक नई एक समझ बनी और नई तरह की एक थिएटर की कल्पना हुई। जाहिर है इस कल्पना के दौरान आप सब लोग, कोई एज अ डायरेक्टर एस्टेब्लिश हुआ, कोई एज एन एक्टर तो खैर ज्यादा नहीं दौड़े, क्योंकि उनको तो एक जगह मिल चुकी होती है, उनके लिए शायद दौड़ना मुश्किल हो जाता है, जो भी उसके रीजंस होंगे कि वो एक जगह रुकने में उसको सुख मिलता है, और उसको चूंकि एक जगह रुकेगा तो भी प्ले करेगा। हमारे लिए आसान इसलिए था कि हमारे पास उस तरह का हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं की थी कि हमें कहाँ जाना है, और जाहिर है हम जिन बैकग्राउंड से आते थे, एटलीस्ट मी, तो वहाँ बहुत ज्यादा एम्बिशंस भी नहीं थे कि साहब, क्योंकि ये भी नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कोई, मतलब मेरी जितनी नजर थी, मेरे लिए तो बड़ा अफसर वही होता था जो हेड क्लर्क बड़ा अफसर होता था, या ज्यादा बड़ा अफसर होता था ऑफिस का सुपरिटेंडेंट, वो बड़ा अफसर होता था कि मेरी उतनी ही समझ थी। जाहिर है इसलिए उससे फायदा भी हुआ कि बहुत आगे भी उसी तरह वो शहर दर शहर हम घूमते रहे, और कभी कभार कैसे घूमे, लेकिन इन हर शहरों में एक अद्भुत काम हुआ कि जिसका अंदाज भी नहीं था हमें ड्रामा स्कूल में रहकर, क्योंकि ड्रामा स्कूल में इस तरह की पढ़ाई थी भी नहीं। ऐसा लग रहा था ड्रामा स्कूल अलग ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका देश से कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त तो नहीं पता चला जब हम ड्रामा स्कूल में थे, लेकिन जब हम घूमने लगे तो ऐसा लग रहा था कि ड्रामा स्कूल कहीं मार्स पर है, और हम मार्स से लेकर अब वापस आ गए हैं पृथ्वी पर, जहां हम अपनी दुनिया घूम रहे हैं। उसका ताल्लुक ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, इस मुल्क में किस तरह का थिएटर है, इस मुल्क में किस तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं। लेकिन वो बाद में जब हम घूमने लगे तो हमें एक रिश्ता एक रिश्ता बना उन शहरों से, उन शहरों की सड़कों से, उन शहरों के मार्केट से, उस इलाके की जो लोकल आर्ट फॉर्म्स थी उनसे, और यहाँ तक कि वहाँ जो लोग छोटे छोटे ग्रुप चला रहे थे, और इन सब ग्रुप्स की का एड्रेस एक कोई चाय की दुकान हुआ करती थी, इसलिए आपको एक चाय की दुकान पर ही सिर्फ जाना होता था, वहां शाम को सब मिलते थे। या अगर किसी शहर में आप पहुंचे तो अगर आपको वहां रुकना है तो आप पहला काम ये करते थे, आप ये जरूर शहर में पता करते थे कि ये सब जो है आवारा लोग कहाँ बैठते हैं शाम को। जाहिर है आप वहां जाते थे, वहां सब आवारा मिल जाते थे, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हम क्या कुछ आपस में थिएटर करें, और उनमें बहुत लोग कहते थे हाँ भाई रुक जाओ, आप भी रुक जाओ, और मेरे पास तो घर में 2 कमरे हैं, एक में परिवार है, एक में चलो हम सब लोग सोते हैं, और अपना खाना भी वो शेयर करते थे हम लोगों के साथ। लेकिन इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि हर शहर में कोई ना कोई ऐसा था जिन्हें न एक्टिंग का शौक था, न डायरेक्टर बनने का शौक था, उन्हें सिर्फ एक थिएटर ग्रुप चलाने का शौक था। इस तरह के बहुत सारे लोग आप हमें मिले, जिनकी वजह से 70s का या उससे पहले का पूरा थिएटर मूवमेंट दिल्ली बेल्ट में चला। जैसे कानपुर में या लखनऊ में वो मास्टर साहब होते थे,
जिनसे वो दर्पण चलाते थे वो। तो एक तरह से वो ये कहें कि उन्हें कोई शौक नहीं था कि वो डायरेक्ट करें प्ले या एक्ट करें, वो बस बैठे रहते थे अपने हाथ में सिगरेट लेकर, उसी बात से वो खुश रहते थे कि मैं इतने लोगों पर कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसे ही एक इनके यहाँ कुलश्रेष्ठ के यहाँ सैमसन साहब थे शायद, अगर मुझे सही याद आ रहा हो, और हर ग्रुप में कोई ना कोई था, एक्सेप्टिंग शायद कुछ ग्रुप जहाँ एक्टर्स भी ग्रुप चलाते थे। और ये इस तरह के लोग बहुत पूरे हिंदुस्तान में आपको मिले होंगे। फिर आप ग्वालियर जाइए, वहां कोई मिला, फिर आप उज्जैन चले जाइए, वहां कोई मिला, भोपाल जाइए, भोपाल में जैसे रंग शिवर नाम की एक संस्था थी, उसके बेनू गंगोली नाम के एक व्यक्ति थे, वो चलाते थे। रायपुर में इसी तरह के बहुत लोग। तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया जब हम इस तरह के लोगों को याद करें, उनके बारे में लिखे और उनकी चर्चा करें। ये कौन लोग थे जिन्हें न तो वो एक्टर्स थे न वो डिजाइनर थे, तो वो एक तरह से ऐसे लोग थे जिन्हें शौक था ये संस्थाएं चलाने का। कि दरअसल ये वो लोग थे जो संस्था बनाने में यकीन रखते थे, जिन्हें दरअसल प्रेम संस्था से था, न कि किसी एक्टिंग या डायरेक्शन से था। और इन्हीं की वजह से शायद हम एक घुमकड़ी कर भी पाए। और मैं यूपी से पंजाब गया, पंजाब से फिर मैं मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश से मैं राजस्थान घूमा। इस तरह करते करते एक घुमकड़ी का सिलसिला पूरे देश में चला, और करीबन साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। और जाहिर है वो एक तरह से जिसको ये कहें कि आप चीजों को इम्बाइब करते गए। ये वैसा ही है जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब आप पहाड़ से लुढ़क के गिरते हैं, आप एक पत्थर जो होता है वो अपने साथ लुढ़कते लुढ़कते मिट्टी लपेट लेता है, और उस मिट्टी पर फिर हवा लपेटी जाती है, फिर उस पर बर्फ आ जाती है, फिर कीचड़ आ जाता है। इसका मतलब एक जो पत्थर है वो बहुत सारी चीजें खुद के साथ लपेटता है, और मैदानी इलाके में पहुंचकर उससे धूप हुई लगती है, और वो सब चीजें धूप लगते ही सूखती है और गिर जाती है, मतलब साफ हो जाता। फिर वो जो पत्थर है वो पत्थर जैसा हो जाता है। लेकिन इस बीच में उस पत्थर ने क्या कहेंगे इतना कुछ इम्बाइब किया होता है। देखो मेरा ये मानना है कि हम लोगों की जितनी यात्राएं रही है वो उस लुढ़कते कंकड़ की तरह है जिसने बहुत सारी यात्राओं को खुद में जज्ब किया है और इम्बाइब किया है। और उन्हीं यात्राओं का, वो यात्राएं जो है वो चाहे वो वो यात्राओं में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें पहाड़ भी है, लोग भी हैं, डिजाइन भी है, मार्केट्स भी हैं, कथाएं भी है, फोक फॉर्म्स भी है, वो सब आपके अंदर आप जज्ब कर लेते हैं। और जब जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है वो एक तरह से क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि रेपर्टरी कंपनी का जैसे मतलब ही ये होता है, भाई रेपर्टरी में कितने प्लेज हैं, जिसमें 5 प्ले हैं या 10 प्ले, तो उसके पास रेपर्टरी ऑफ प्लेज है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी बेल्ट में जितने भी थिएटर करने वाले लोग हैं वो दरअसल उनके अंदर एक रेपर्टरी है, वो प्लेज का नहीं है। इन सारी जर्नियों की रेपर्टरी उनके अंदर है, विच मीन्स कि उनके पास रेपर्टरी ऑफ जेस्चर्स हैं, रेपर्टरी ऑफ डिजाइन्स हैं, रेपर्टरी ऑफ लोग हैं, बहुत सारी चीजें उनके अंदर है। और उन्हीं का इस्तेमाल वो जब भी वो बैठते हैं, थक जाते हैं, आगे नहीं चल पाते, तो अपना हाथ उस थैले में डाल देते हैं और चीज को निकाल कर उसका इस्तेमाल कैसे करें ये जानना जरूरी है। और सिलेक्शन वही। हाँ कुछ हुआ? नहीं बंसीदा, ठीक है ठीक है, चल रहा है। और दरअसल है कि हम सब लोग यही इस्तेमाल करते हैं, ऐसे म्यूजिक में भी करते हैं, डिजाइन में भी करते हैं। अगर मैं आप अपनी डिजाइन यात्रा पर आऊं, ये तो ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन मैं एक तरह से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ जो है याद एक्टर को करना होता है ना, कहते हैं कि भाई उसको डायलॉग संवाद याद करने हैं। दरअसल अकेला एक्टर ही संवाद याद नहीं करता है, डायरेक्टर भी, म्यूजिशियन भी, डिजाइनर भी बहुत सी चीजें याद करता है। याद करने का मतलब होता है वो सिर्फ शब्द को याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी आपको अपनी ट्रैवलिंग को याद करना पड़ता है। ये सबक हमने दरअसल
मैंने लिया है कि ये जो बसोली के जो मिनिएचर पेंटर्स होते थे वो ऑन स्पॉट स्टडी नहीं कर, वो जैसे आजकल के पेंटर जाते हैं लैंडस्केप स्टडी करते हैं तो सामने बैठकर जैसे पेंट करते रहते हैं, उसको पहाड़ को देखकर या पेड़ को देखकर, उसको कहते हैं ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हैं। लेकिन पुराने जमाने के जो आर्टिस्ट थे वो ऑन स्पॉट कुछ भी नहीं करते थे, वो यात्राएं करते थे। दादा उन यात्राओं वीडियो कट जाए तो फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा जी। अभी कट जाएगा बंशीदा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। 40 मिनट वाला है ना? हाँ तो हो अभी गया, कट जाएगा, फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए।